हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है नॉलेज कैप्सूल्स विद खुशबू एंड वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस मैम, बहुत ज़्यादा एक्चुअली दिन हो गए हैं, सॉरी फॉर दैट। सो एज आई हैड टोल्ड यू कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रियली वेरी गुड सीरीज। तो पॉलिटी का मैंने आपको कहा था, सो एनसीईआरटी एंड साइड बाय साइड लक्ष्मीकांत जो है हम ये दोनों ही साथ में करेंगे एंड इन द कमिंग वीडियोज़ वी विल बी डूइंग द सीसा पेपर 2 ऑल्सो फॉर 2021 स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। सो लक्ष्मीकांत का जो समरी है इसमें बहुत ही क्रिस्प तरीके से पूरा इसको बनाया गया है सो दैट यू कैन यूज़ इट एज अ नोट्स ऑल्सो। एक बार समझ में आ गया तो बस इसको आप अपने नोट्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हमेशा जो वो बुक है इतनी मोटी सी थिक बुक, उसको बार बार पलट करके आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मतलब लोग पूछते हैं कि मैम समरी देख लिया तो बुक पढ़ना है कि नहीं। एक बार समरी देखो, उसके बाद आपको बुक भी पढ़ना है, ठीक है। मतलब दोनों ही साथ में कर लेना है, लेकिन बुक आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर समरी। ओके, बट बुक ज़रूर पढ़ना। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। सो एज यू कैन सी ओवर हियर हम लोग करने जा रहे हैं this is summary of this Indian polity 6th edition Lakshmikant का। ओके, एंड दिस इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी, आई एम खुशबू। एंड ये जो क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सो ये शिक्षक दिवस जो है, टीचर्स डे, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि हमारे सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे, सेकंड प्रेसिडेंट थे एंड वाइस प्रेसिडेंट थे फर्स्ट। ओके, ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट थे एंड ही वॉज वाइस प्रेसिडेंट फॉर क्वाइट गुड टाइम नो। लगभग 10 साल के लिए ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी थे। सो इनका बर्थडे जो है, इसको ये आज का ही दिन जो है 5 सितंबर को होता है। तो इसी चीज़ को रिमार्केबल, मतलब इसी चीज़ को रिमेम्बरेंस वाला टाइप जो है उस चीज़ को करने के लिए टीचर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ही वॉज रियली वेरी गुड टीचर ऑल्सो। गुड अकेडमिक में थे, ये फिलोसफर थे, ये प्रोफेसर थे। सो obviously he was like a one package, he was the politician also. Okay, chalo, so let's get started with our this particular class. Let's start this one. ओके, सो ये आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग करेंगे दो चैप्टर्स, चैप्टर 1 एंड 2। इन दोनों को ही हमने क्या किया है, कंबाइन कर दिया है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। सो जैसा कि हम सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ था कि भैया हमको ट्रेड करना है। ओके, तो ट्रेडिंग करते करते स्लोली उनको लगा कि ये जो इंडिया में इतना सारा जो आपस में ये लोग लड़ते रहते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके हम लोग क्या कि इनको रूल भी कर सकते हैं। उसके अलावा वो इनके दिमाग में जो कॉलोनीज बनाते थे, ये सारे के सारे जो यूरोपियंस थे, उनके दिमाग में ये भी चीज़ रहता है कि बाकी सारे लोग जो है वो प्रिमिटिव हैं, हम ही लोग जो है सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो उनको ये लगता था कि चलिए इनके ऊपर रूल करना ना क्वाइट ईजी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनको वो जिस हिसाब से सबसे बड़ा जो रीज़न इनको ये सारी थॉट उनके दिमाग में आने का था, दैट वाज कि इनको ना जिस तरीके से ये चाहते थे ट्रेड करना, व्यापार करना, जितने आराम से उतने आराम से कर नहीं पा रहे थे ये लोग। ओके, तो ये चाहते थे कि ठीक है, आपने हमको ट्रेड नहीं करनी, चलो भैया अब सारा का सारा जो ज़मीन जायदाद था वो आपकी जो थी वो अब हमारी हो गई है। ओके, सो 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, तो उसके बाद उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट जो है इंडिया में ले करके एक्चुअली आई थी कि दैट दे विल बी हैविंग दिस राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस चार्टर विच वॉज ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट। उन्होंने इनको ये चार्टर दे दिया था, ठीक है। इंडिया की जब खोज हो गई थी, पहले तो ये पता था इंडिया तो हो गया, ऑब्वियसली बात है, खोज हो गई थी। वाई? बिकॉज इंडिया जो है कहीं तो खो गया था करके, इसलिए। सो इंडिया के बारे में ये हमेशा से बहुत ज़्यादा सुनते थे कि ये भारत तो कोई तो कंट्री है जहाँ से कि इतने स्पाइसेस आते हैं, इतने सुंदर हाथ से बनी हुई कारीगरी वाली चीज़ें आती हैं, ये है कहाँ पे देश। ओके, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे यूरोप में एक्सपीडिशन किया गया कि चलो भैया इंडिया को जो खोया हुआ है उसको डिस्कवर करते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस को ये जब काम दिया गया तो वो बेचारे इंडिया में आने की बजाय वो चले गए दूसरी तरफ, न्यू वर्ल्ड ढूंढ लिया इन्होंने। एंड न्यू वर्ल्ड क्या था? अमेरिका। व्हेन आई एम सेइंग अमेरिका, इट मीन्स दैट द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका बोथ।
ये लोग जा कर के वो ढूंढ लिए, वो मिल गया उनको। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे जो थे वो उधर चले गए, भैया कि आप जो है यहाँ पे कोई नहीं आएगा, बस हमारे हैं, आप लोग जो ब्रिटिशर्स हैं एंड ऑल, वो लोग आप लोग उधर जाइए, हम आपकी कॉलोनीज़ में नहीं हस्तक्षेप करेंगे, आप हमारी कॉलोनीज़ में हस्तक्षेप मत करना, ओके, इंटरवीन, किसी तरीके का जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना करके। ओके, तो फाइनली अल्टीमेटली जब वास्को ड गामा जो है वो इंडिया में आए तो बात पता चल गया, अफ्रीका पूरा क्रॉस करो, उसके बाद किनारे किनारे ये जो अफ्रीका है इसको पूरा क्रॉस करो, उसके बाद किनारे किनारे होते होते यू कैन गेट देयर ओवर टू दैट ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया ये कोस्ट का जो रूट है ना उसको इस तरीके से फॉलो करके आते थे, सो दैट वो कहीं खोए नहीं करके, समुद्र है ना भैया बहुत बड़ा है ना, तो इसलिए तो ये लोग कोस्ट से ऐसे करके आए और उनको इंडिया मिल गया। इंडिया में मिल गया तो उसके बाद ये चार्टर लेकर के आए थे क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग राइट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली इन्हीं की है, और कोई जो आकर के वहाँ पे ट्रेड कोई और कंपनी नहीं करेगी, ब्रिटिशर्स की ही। ओके सॉरी। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेड करने की हर तरीके से कोशिश करते थे, छोटे मोटे करते करते करते, ऑब्वियस सी बात है कि पता है कि यहाँ से जो है बहुत पैसा बनाया जा सकता है। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने सोचा कि चलो क्यों नहीं कि हम लोग दीवानी इनसे ले लिए, ठीक है। तो दीवानी के जो राइट्स हैं वो इनको 1765 में मिला। एंड व्हाट इज़ दिस दीवानी, दीवानी के राइट्स मिलने का मतलब ये था कि इनको रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस के राइट मिल गए। एंड ये कोई छोटे मोटे जगह के नहीं मिले इनको, इनको मिले बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये तीनों जगह के मिल गए। अब बंगाल बहुत बड़ा रीजन था उस टाइम, एंड बिहार भी, राइट। तो ये जो रीजन थे ये बहुत ही बड़े थे, तो ये पूरा एरिया का रेवेन्यू का जो जिम्मेदारी है, सिविल जस्टिस का जो है, राइट्स एंड ऑल एवरीथिंग जिम्मेदारी, दैट वाज गिवन टू देम विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट कि हम जो है किसी फॉरनर को इस टाइप का काम दे रहे हैं, क्या पता ये लोग क्या करेंगे। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं थे ये काम करते वक्त। उन्हें बस तो शॉर्ट टर्म में सोचा कि ठीक है इनको जो है आप जो है हमको इतने रुपए दे दीजिएगा, फिर ठीक है आप जो है अपना इतना राइट्स रख लीजिए, ये जो राइट्स है वो रख लीजिए। सो दीवानी राइट्स जो है इनको 1765 में मिल गया। फिर लेटर ऑन जो है धीरे धीरे जब इनके कब्जे जब यहाँ पे स्टार्ट हो गए तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो कंपनी रूल्स जो हैं वो डिफरेंट कंपनी रूल्स आने लगे यहाँ पर। सो कंपनी रूल 1773 टू 1858 क्या था, वी विल सी दैट, एंड देन लेटर ऑन क्या था वो हम चीज़ें देखेंगे। तो एज वी नो कि दिस इज़ द पॉलिटी, तो हिस्टोरिकली जो उस चीज़ में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। द हिस्ट्री इज़ डिफरेंट, लेकिन ये वाला जो चीज़ है आपका हिस्ट्री का भी पार्ट हो जाता है, एंड प्लस दिस ऑफ द पॉलिटी ऑल्सो। सो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स क्या थे जब ये आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे उस टाइम में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पोजीशन है उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। एक काउंसिल बनाई गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें कि 4 मेंबर्स थे टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर्स के लिए, जो कि असिस्ट करेंगे कि हमें आपको कैसे क्या काम करना है और क्या करना चाहिए सिचुएशन में। सो उस चीज़ के लिए गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो थे, मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर हुए वो सबॉर्डिनेट हो गए गवर्नर ऑफ बंगाल के, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो ये बंगाल के थे उसके सबॉर्डिनेट हो गए। अब ये सबॉर्डिनेट हो गए इन द सेंस कि इसके पास ज़्यादा पावर थी एज कंपेयर टू गवर्नर्स ऑफ दिस बॉम्बे एंड मद्रास। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया, सुप्रीम कोर्ट कैलकटा में एस्टैब्लिश किया गया 1774 में विथ 1+3 जजेस, वन obviously द चीफ जस्टिस विद दैट ऑफ द 3 जजेस। ये सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से वहाँ पे कंसिस्ट करी गई, वहाँ पे बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 प्लीज़ याद रखिएगा क्या क्या चीज़ें हुई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के उनको ज़्यादा ऊंचा पोजीशन दे दिया गया एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे, उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिए 4, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश हो गई, कहाँ हुई, कैलकाटा में, क्योंकि बंगाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उन लोगों के लिए उस टाइम। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द यही चीज़
रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73, तो ये भी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ही है, लेकिन इसके फीचर्स और कुछ देखते हैं. सर्वेंट्स ऑफ कंपनी वर नॉट अलाउड टू डू एनी काइंड ऑफ प्राइवेट ट्रेड ओवर हियर. देखिए थ्रू आउट द 1600 से लेकर के एक उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुए. ऐसा तो नहीं है कि एकाएक ये सारी चीज़ें हो गई. तो उस टाइम क्या हुआ कि ये ऑब्जर्व किया जा रहा था कि ये जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट ये साइड बाई साइड अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. बहुत सारा जो है वो पैसा बना रहे थे, बहुत पैसा बना रहे थे वो लोग. ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से इस चीज़ की ऑब्वियसली पैसा बना रहे थे. करप्शन वॉज रैम्पेंट, ये बहुत ही रैम्पेंट तरीके से दिस करप्शन वाज आल्सो गोइंग ऑन, है ना. तो इस चीज़ की वजह से क्या हुआ कि ये बोल दिया गया कि जो भी कंपनी में काम करते हैं, सर्व कर रहे हैं कंपनी के लिए, वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे. और उस टाइम ये जो प्लांटेशन का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बूम पे था, प्लांटेशन करना एंड ऑल. एंड प्लांटेशन बेसिकली क्या होती है, एक टाइप की क्रॉप को बहुत बड़ी एरिया में आप फैला कर बहुत बड़े एरिया में लगा रहे हैं, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया. उस टाइम इंडिगो भी बहुत ज़्यादा होता था, राइट. तो ये सारी जो चीज़ें हैं उन सब का प्लांटेशन करना, तो उसमें बहुत पैसे होते थे. तो बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे वो क्या करते थे, उसमें भी इन्वॉल्व हो गए थे. बट लेटर ऑन बहुत सारे ऑफिशियल्स क्या किए, इस चीज़ की वजह से उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी. उसके बाद वो कम्प्लीटली प्लांटेशन में लग गए, बिकॉज दे न्यू कि उसमें बहुत पैसे हैं करके, वो सर्व करने से कहीं ज़्यादा बेटर है. सर्वेंट्स ऑफ कंपनी वर नॉट अलाउड टू टेक एनी काइंड ऑफ प्रेजेंट्स ऑफ ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स. कोई भी किसी तरीके का ब्राइब नहीं लेगा, प्रेजेंट्स नहीं लेगा, गिफ्ट नहीं लेगा. तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला गया कि ऐसा नहीं करना है आप लोगों को. ब्रिटिश कंट्रोल को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए बोला गया. एंड ब्रिटिश कंट्रोल किस चीज़ के ऊपर, ओवर द कंपनी. And how this will be done, through the court of directors, and they will be reporting everything related to the revenue, civil and military affairs over here in India. As I told you कि इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेड, बिकॉज ऑफ इट्स रिचनेस. एवरीवन न्यू दिस थिंग कि जो एक कंट्री है भारत, वो बहुत ही ज़्यादा रिच है. तो वहाँ से हम लोग क्या कितना, और ये प्लस एक और चीज़ ये भी है कि जो कॉलोनीज बनाते थे किसी भी जगह को, तो दीज पीपल दे यूज टू रेकी दोज एरिया. मतलब वो पूरी की पूरी कंट्री को रेकी करते थे कि यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ों को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मतलब हम क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे इनका यूज़ किया जा सकता है. राइट फ्रॉम देयर इवन द लैंड, ट्रीज, मिनरल्स, ओर्स, वाटर, एवरीथिंग, सब चीज़ को देवर एनालाइजिंग किए हम. और वहाँ के लोगों को भी किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ों को वो कंसीडर किया करते थे. ठीक है, तो इनको पता था कि जो इंडिया है सोने की चिड़िया है, राइट. तो इसको किस तरीके से हम पूरी तरीके यहाँ से सब चीज़ जो हम कैसे लूट करके ले जाए, उस चीज़ के लिए देवर लाइक कि क्वीन का जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है, वहाँ से जो कंट्रोल है कंपनी के ऊपर कसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे करप्शन हो रही थी. एंड उसके अलावा दे वर बिकमिंग रियली इंसेनली बहुत रिच बन रहे थे इनके जो ऑफिशियल्स थे. तो इस वजह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू इनके ऊपर कंट्रोल करना था. एंड दे वर सपोज टू रिपोर्ट दैट रेवेन्यू कैसा हो रहा है, प्लस सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स कैसी है इंडिया में, इन सारी चीज़ को लेकर के. देन नेक्स्ट आया पिट्स इंडिया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट. ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे इस टाइम. सो फीचर्स क्या है इसके, इट डिफ्रेंशिएटेड द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी. कंपनी को का जो काम था उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ठीक है, कमर्शियल चीज़ें जो है अब उसको सेपरेट करिए, एंड जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, उनको अलग कर लिए. तो ये लोग अभी और ज़्यादा प्रोफेशनल हो रहे थे. इट वॉज जस्ट लाइक कि पहले जो एक छोटी सी कंपनी आई, अपने एक जहाज़ पर आई, उस पर कुछ लोगों को लेकर के, एंड लेटर ऑन दे रियलाइज़ कि ओ गॉड, ये यहाँ पे तो ढेर सारा पैसा है. एंड उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे टेरिटरी के ऊपर कब्जा करने लगे. अब जो है
कमर्शियल चीज़ एंड पॉलिटिकल चीज़ दोनों ही हैंडल करना थोड़ा इट वाज लिटिल प्रॉब्लमैटिक। तो अब भैया चलो ठीक है, अब दोनों ही प्रोफेशनल तरीके से अब हम हैंडल करेंगे, दोनों को अब अलग अलग कर दो। सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड इन ऑर्डर टू लुक फॉर दिस कमर्शियल अफेयर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए स्थापित किया गया। इनको बोला गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो सुपरवाइज करेगी एंड दे विल बी डायरेक्टिंग ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस ओवर हियर इन इंडिया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम ये था कि पॉलिटिकल अफेयर्स तो देखना ही है, उसके बाद उसके अलावा वो सुपरवाइज भी करेंगे। दे विल बी डायरेक्टिंग रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस जो है सिविल और मिलिट्री चीज़ों को लेकर के, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यूज़ हैं, गवर्नमेंट कैसे रन करना है एंड ऑल, ब्रिटिश पोजेशंस जो हैं इंडिया में, उन सभी चीज़ों को लेकर के क्या and what decisions they have to take, what all they have to do and all. So that was supposed to be done by the board of control. कौन करेगा वो? तो वो board of control करेगा। Okay, so ये हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में लिखा गया। इसके अलावा क्या फीचर्स थे इसके? British government wants supreme control over the company's affairs and its administration in India। तो हमने इससे पहले देखा कि उसमें क्या था कि जो ब्रिटिश कंट्रोल है वो कंपनी के ऊपर वो शिकंजा अपना कसना चाह रहे थे कि कंपनी के ऊपर कंट्रोल हो। एंड फिर लेटर ऑन ये पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ये लेके आया गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अब ये जो है कंपनी के जो रिलेटेड अफेयर्स है, जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है यहाँ पर इंडिया में, जो भी चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के नॉट एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट ऑफ द इंडिया, दे वांटेड टू हैव द सुप्रीम कंट्रोल। मतलब अब जो है हम ही हैं इनके राजा या रानी, तो वी आर द सुप्रीम नाउ फॉर देम। ओके, इंक्लूडिंग द कंपनी ऑल्सो। ऑब्वियसली कंपनी की तो थी ही, वो वहीं की थी, ऑब्वियसली बात है। तो बट इंडिया में अब जो इनका जो भी था वो सब कुछ अब उसके जो हेड हो गए, अब वो हम हो गए। ओके, सो दे वांटेड टू डू दिस थिंग। लेटर ऑन आया हमारा नहीं सॉरी इनका चार्टर एक्ट ऑफ 1833, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सो 1833 इसके क्या फीचर्स है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। सो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। उसके बाद जनरल से बना करके इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। पहले बंगाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब इनका जो दायरा है वो काफ़ी बड़े एरिया में फैल गया, तो अब ये क्या कर दिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए उसको। ओके, तो इसमें ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स जो थे, सारे के सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स वो गवर्नर जनरल को दे दिए गए। अब ये जो EIC जो थी, अब ये कमर्शियल बॉडी ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। ओके, अब ये लोग क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा रन कर रहे थे। ठीक है ना, दे इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्वेंट्स ऑल्सो, कि सिविल सर्वेंट्स कोई ज्वाइन करना चाहता है तो, बट लेकिन इसमें भी बहुत सारे दिक्कतें थी। क्यों दिक्कतें थी? क्योंकि इन लोगों को बोला गया कि आप लोग को बाहर जा कर के कॉम्पिटिशन में अपीयर होना है, प्लस आपकी ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग विल बी डन देयर ओनली। तो उस चीज़ को लेकर के इंडियंस जो थे उनको डिबार नहीं किया जाना था। ये कहा गया था कि इंडियंस शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। कंपनी के अंडर कोई भी ऐसा जो है काम नहीं करेगा। ओके, मतलब कि इंडियंस को जो है वो मना नहीं करेगा। ओके, लेकिन ये चीज़ जो है वो चल नहीं पाया। ये थोड़ा ओवरलैप हो गया, इसमें लिखा है कि पर ये चल नहीं पाया, पर ये चला नहीं। ओके, तो चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया 1833 जो है उतना कुछ जो कारगर नहीं हुआ, ये वाला जो काम था इस चीज़ को, बिकॉज इसमें थोड़े से ना कॉन्ट्राडिक्शंस थे। इंडियंस चाह रहे थे यहीं पे सारी चीज़ें हों, क्योंकि इंडियंस को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, बट ये लोग मान नहीं रहे थे। दूसरे इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई, ये 1833 थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था। अब एक और एक्ट आया, दैट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसमें फीचर्स आए कि इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, अब क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए। यहाँ पे होगा गवर्नर जनरल्स काउंसिल होगा,
गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी, इसमें जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है, रूल्स बनाने, रूल्स को इम्प्लीमेंट करने, अब ये जो दोनों चीज़ें होंगी वो अलग होंगी। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एक मिनी पार्लियामेंट बन गई, है ना। लेजिस्लेचर है तो लेजिस्लेचर्स कानून बना रहे, वो सारी चीज़ें कर रहे, तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी जो कि एक मिनी पार्लियामेंट के तौर पे काम करने लगी। दे इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इंडियंस ऑल्सो। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि ओपन ज़रूर कर दिया तो कंपटीशन, अब इंडियंस को इंक्लूड करने का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। मैकॉले कमेटी 1854 जो है वो भी इसके बाद ये चार्टर एक्ट जो है उसके बाद ये आई, राइट। इस टाइम में कौन थे गवर्नर जनरल? सो दैट वाज लॉर्ड जॉन कैनिंग थे। नेक्स्ट इसी के और भी फीचर्स जो है, लोकल रिप्रेजेंटेशन, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसकी स्थापना करी गई। 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो थे वो चूज करे जाने थे, जिसमें से 4 जो थे वो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा के थे। 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स, आउट ऑफ विच 4 फ्रॉम द मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ये बहुत ही बड़े बड़े स्टेट्स थे, ठीक है, प्रेसिडेंसीज या फिर स्टेट्स थी। आगरा अपने आप में उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, बंगाल, मद्रास एंड दिस बॉम्बे वाज ऑलरेडी रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो चार्टर एक्ट में लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई, सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो थे उन दोनों को सेपरेट कर दिए गए। इसके बाद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो मिली पार्लियामेंट के तौर पे काम करने लगी। अब आया क्राउन रूल। अभी देखिए 1858 की बात है ये, 1858 बोले तो 1857 का हमारा जो रिवोल्ट था, जिसको काफ़ी टाइम जो है इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई, पहली बार जो इंडिपेंडेंस के लिए जो ह्यूज लेवल पे लड़ाई, वो भी मानते हैं इसको फर्स्ट वॉर फॉर दिस इंडिपेंडेंस। सो ये जो रिवोल्ट है वो हो चुका था। अब यहाँ से पहले हमने देखा कि ये क्या था, कंपनी रूल, कंपनी रूल, कंपनी रूल थी, ये सभी देखे हमने, सारे कंपनी रूल थे। 1773 से 1858 तक सारी कंपनी रूल हमारे में आई थी, फिर 1853 तक, एज यू कैन सी। अब 1857 में जब ये रिवोल्ट हुआ तो उसके बाद अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगा। मतलब अब जो क्राउन है वो एकदम डायरेक्टली सारी चीज़ों को अब हैंडल करने लगी कि नहीं बस बहुत हुआ, अब जो है कंपनी के अंडर चीज़ें वैसे नहीं रहेंगी जैसे कि वो चाह रहे थे। सो अब क्या आ गया, क्राउन रूल आ गया, ना कि कंपनी रूल आया। सो 1858 टू 1947 क्राउन रूल आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, अब इसके फीचर्स क्या हैं? गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने बोला कि अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएंगे, अच्छा गवर्नमेंट बनाएंगे इंडिया में। अब ईआईसी को इन्होंने क्या किया, अबॉलिश कर दिया। जो पावर्स थे उनके पास, वो सारे पावर्स जो उस टाइम उन्होंने एक मिनी पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, वो सारी चीज़ एग्जीक्यूटिव एंड ऑल, सो एक तरीके से गवर्नमेंट पूरा रन कर रहे थे। वो जो पावर्स है सारे के सारे टेरिटरीज जो थी उनके अंडर, जितने भी रेवेन्यूज वो लोग कमा रहे थे अब वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए थे, ये सभी के सभी। क्योंकि रिवोल्ट जो हुआ था, क्योंकि जो रिवोल्ट हुआ था उसकी वजह से काफ़ी बड़ा धक्का लगा था इनको, क्योंकि इनको लगा कि अरे यार ये सोने की चिड़िया जो अब ये हाथ से हमारे छूट ना जाए, उड़ ना जाए करके। सो दे वांटेड कि नहीं भैया अब इसको जो है जल्दी से हमको रोकना है, अभी इनको नहीं खोना है हमको। सो नाउ दिस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम। डबल गवर्नमेंट जो सिस्टम थी उस चीज़ को एंड कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक नया ऑफिस बनाया गया जिसमें कि सेक्रेटरी बैठाया जाएगा। सेक्रेटरी होगा एक स्टेट का। 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई जो कि सेक्रेटरी को असिस्ट करेगी। ओके, तो गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ साथ एक नया ऑफिस बना दिया गया सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल जो थी वो बना दी गई थी। अब इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जो है वो आया। इसके कुछ फीचर्स है कि इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे इनको रखा गया।
लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव को इन्होंने इन्फ्लुएंस करके अपने अंडर लेकर के आए, पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया उन्होंने 1859 का, एंड वाइस रॉय कैन मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस इन द काउंसिल। ऑर्डिनेंस 6 मंथ्स का रखा गया, ये सारी चीज़ें लॉर्ड कैनिंग के अंडर हो रही थी। अच्छा, अभी जो है वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, तो अभी क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम लोग एंड कर देते हैं, राइट। सो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है, इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ओके। इसको एलैबोरेट करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो दैट वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो करके, और आप जो है आराम से अच्छे से इस चीज़ को स्टडी भी कर पाए, ओके। सो प्लीज़ डू गिव योर व्यूज़, रिव्यूज़ जो है आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखे। इसके अलावा प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एज वेल, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।